तो स्टार्ट कर रहे हैं। मॉक नंबर 28 होगा ये, मॉक नंबर 28 होगा। और एक फुल लेंथ है ना, फुल लेंथ की सीरीज में मॉक 06 नहीं है, बिकॉज ये फुल लेंथ में मॉक 06 है, याद रखना। बट मेरी जो सीरीज में 28 नंबर पे आता है, 28 नंबर पे फुल लेंथ है, ये 28 नंबर पे फुल लेंथ है। देखो मेरी दो तरह सीरीज है, एक फुल लेंथ सीरीज जो कि अनअकैडमी के क्वेश्चन है, और एक है मॉक सीरीज जो कि बायजूस के क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन की अलग अलग सीरीज, नाम में थोड़ा डिफरेंस है। सो उसमें मॉक के नाम से फुल लेंथ ऐसे टाइप के, और इसमें क्या है मॉक के नंबर पे। तो 0 से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना, सेक्शनल्स भी हैं इसमें। बट 28 नंबर का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 28 नंबर का मतलब ये मॉक है, ठीक है ना। वो इसमें सेक्शनल्स भी आ रहे हैं 1 2 3 करके, समझ गए ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो 51 बोलता हूँ, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है, ये हमसे पूछा है। क्या इंडिया पेरिस क्लब का मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ पेरिस क्लब, है ना। तो हमसे पूछा नॉट द मेंबर, यस बिल्कुल सही है कि पेरिस क्लब का मेंबर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। ओईसीडी का मेंबर नहीं है, बिकॉज ये डेवलप कंट्रीज का एक वो है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इंडिया इसका मेंबर है? नहीं है। इन तीनों का इंडिया मेंबर नहीं है। और हमसे यही तो पूछा है कि भाई इंडिया का इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया इसमें सीसी का मेंबर नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द साहिल रीजन विच इज ऑफन सीन इन द न्यूज फॉर फ्रीक्वेंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। साहिल रीजन का कौन कौन से पार्ट हैं? तो हमको पता होना चाहिए। साहिल रीजन जो है सहारा डेजर्ट, सपोज ये सहारा डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट है, सहारा। तो सहारा के बाद एक रीजन है जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, मॉन्टेनेरिया, इधर चांद आता है, माली आता है, सूडान आता है ना, और इजिप्ट आता है, बहुत सारे, मेनली इतने कंट्रीज मेन चीज़ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माली आता है बिल्कुल से, इजिप्ट आता है बिल्कुल से, चांद आता है बिल्कुल सही है, इथियोपिया नहीं आता, नाइजर नहीं आता, लीबिया नहीं आता, मोरक्को नहीं आता। तो कौन कौन से कंट्रीज आते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे गलती हुई, इजिप्ट जो है ना वो नहीं आता। इजिप्ट किसके अंदर नहीं आता भाई? इजिप्ट जो है वो साहिल रीजन के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो इजिप्ट नहीं होगा। और जो नाइजर है ना, यहाँ पे कुछ नाइजर का रीजन आता है, यहाँ पे नाइजर का कुछ रीजन आता है किसके अंदर, साहिल रीजन के अंदर। आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 5। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 3 एंड 5। तो याद रखना कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, इजिप्ट नहीं आता। एलिमिनेशन में आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है ना। इजिप्ट नहीं आता, मोरक्को नहीं आता, तो ये सब हटा दिया जाएगा। तो हटाने के बाद आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या फिर डिक्लेरेशंस दिए हैं और सब्जेक्ट मैटर के साथ हमको उसको जोड़ना है। ओएसएलओ अकॉर्ड, ओएसएलओ अकॉर्ड जो था क्या वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए था? नहीं। ओएसएलओ अकॉर्ड जो था वो पीस ट्रीटी है, इट इज अ पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी किसके किसके बीच में है? इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। सेकेंड है ट्रीटी ऑफ पेलिंदबा। क्या ट्रीटी ऑफ पेलिंदबा एक न्यूक्लियर वेपन के बेस्ड ट्रीटी है? बिल्कुल सही है। दर असलम डिक्लेरेशन, एक्शन टू एंड एड्स इन चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। जो दर असलम डिक्लेरेशन था वो क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट एंडिंग व्हाट, एंडिंग द एड्स इन द चिल्ड्रंस। करेक्ट है। हमसे कैटली मैच पूछा भाई, कैटली मैच यहाँ पे भी हो जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑफन सीन इन द न्यूज टोखम बॉर्डर। टोरखम बॉर्डर की बात करनी है अपने को। टोरखम बॉर्डर जो है वो किसके किसके बीच में है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो खाइबर पास वाला रीजन है उसको बोलते हैं टोरखम बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग मैटर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो जो चीजें स्टेट की मैटर रहेगी, है ना, उसको अमेंड करने के लिए हमको उसका रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो इनमें से कौन सी स्टेट का मैटर है? देखो इसमें से डिलिमिटेशन खुद पार्लियामेंट कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी एक रेसिड्यूरी मैटर है, सिटीजनशिप पार्लियामेंट कर सकता है। बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसने क्या किया, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, उसको स्टेट के अंदर जो इंटरेस्टेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको मैनेज कौन करेगा? स्टेट मैनेज करेगा। तो अगर उसको अमेंड करना रहेगा, ठीक है ना, इंटरेस्टेड को, इंटरेस्टेड जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आता है, लेकिन अगर उसको अमेंड करना रहेगा कोई भी पास पार्ट को इसका, तो किसका रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी? स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। सो
तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको अगर अमेंड करना है, उनको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए तो वहाँ पे स्टेट की जरूरत पड़ेगी, 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दे आर एनक्रोचिंग ऑन दी पार्ट ऑफ द स्टेट्स ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हमको बात करनी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। इट हैज सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, इसने एक लिमिट लगा दिया, इसने एक अपना क्या करेगा, एक लिमिट लगा दिया भाई, एक बाधा, एक बोले तो लिमिट मतलब क्या समझेंगे, हद लगा दिया, छोड़ भाई हिंदी का, तो एक लिमिट लगा दिया अमेंडमेंट की, सब चीज को अमेंड नहीं कर सकता। सेकंड है, इट अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द लिमिट। बिल्कुल सही है, आपकी लिमिट में आप सबको कर सकते हो, बट विद इन द लिमिट। इट प्लेस द जुडिशरी एज द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग द अमेंडमेंट इफ एन अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, जुडिशरी ने अपने पर बेसिक एब्सोल्यूट पावर ले लिया था यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे तीनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिटीजनशिप इन इंडिया। सिटीजनशिप के बारे में हमको बताना है। व्हेन अ मेल पर्सन रिनाउंस सिटीजनशिप, हर माइनर चाइल्ड ऑफ हिम सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन। बिल्कुल सही है, अगर एक इंडियन सिटीजन अपने पास सिटीजनशिप लूज करते हैं तो उसको माइनर चाइल्ड मतलब 18 साल से कम का बच्चा है वो अपना सिटीजनशिप खो जाएगा, लेकिन जब 18 साल के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाँ वो ले सकता है, रिटेन कर सकता है या फिर छोड़ सकता है हमेशा के लिए। दिस इज करेक्ट। If a citizen of India voluntarily acquires citizenship of another country, he ceases to be the citizen of India। बिल्कुल सही है, voluntarily अगर दूसरा citizenship acquire करता है तो इंडिया का citizen नहीं रह पाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, if a citizen of India within 5 years after registration get imprisoned in any country for 2 years, they lose their citizenship by deprivation। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट जज ऑफ अ स्टेट इज रिगार्डेड एज बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन दैट स्टेट। बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट जज का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, उसको मानना ही पड़ता है जो स्टेट में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको। सेकेंड है, डिसीजन ऑफ अ फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, अ डिसीजन ऑफ अ फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट इज कंसिडर्ड बाइंडिंग ऑन ऑल जजेस ऑफ द सेम हाई कोर्ट सिटिंग singly or on all division bench of the same high court। बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि देखो भाई फुल बेंच है ना यार, समझना थोड़ा सा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप समझ यार फुल बेंच में बहुत सारे जज बैठे हैं, उनकी बात को नहीं मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आपको सही मिल जाएगा आंसर। करेक्ट हमसे पूछा है बोथ 1 और 2, मैक्सिमम चीजें लॉजिकल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद रेफरेंस टू पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। पार्ट 4A के लिए हमको बताना है करेक्ट क्या है। पार्ट 4A मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, पार्ट 4A मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51 ए कंटेन्स 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इट इज 11 नॉट 10, ठीक है, दिस इज इन 11। ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओके बाय ए सिंगल अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10 पहले ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 11 नंबर का था वो ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन सॉरी ऑफ द पेरेंट्स टू टीच देयर टू सेंड दिस चिल्ड्रन टू द स्कूल्स 6 to 14 ईयर्स तक। क्वेश्चन नंबर फिर ऑप्शन नंबर सी है, द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग इट इन द लाइन विद सर्टेन प्रोविजंस। बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। सो ये हमको क्या करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें इंक्लूड किया तो हमारे सर्टेन प्रोविजंस को लाया गया, समझ लीजिए एक तरह से इनडायरेक्टली, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। दिस इज करेक्ट। रेटिफिकेशन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जरूरत नहीं है, अपने आप कर सकता है गवर्नमेंट। सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हमको बताना है। रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लीड टू द ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। ओनली द पर्सन रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द मिनिस्टर। बिल्कुल सही है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं पार्लियामेंट के चैप्टर जो कि आने ही चाहिए। He or she act as a main channel of communication between the president and the council of minister। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, कट जाएगा डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हमको एमसीसी की बात करनी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करनी है। फॉर गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। फॉर व्हाट? फॉर गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टिल द प्रोसेस इलेक्शन इज कंप्लीटेड, बिल्कुल सही है, डेट के अनाउंस होने से इलेक्शन कंप्लीट होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। ड्यूरिंग बाई इलेक्शन टू अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए स्टेट कैपिटल, MCC would be enforced in the entire district of the concerned constituency, no in the entire state, because जब यहाँ पे स्टेट कैपिटल की बात आए, म्यूनसिपल बॉडीज की बात आई, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की बात आई, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आई, ठीक है ना, तो वहाँ पे जब बाई इलेक्शन होंगे ना तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगेगा, उसके पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगेगा। क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेगा, जिस विधानसभा क्षेत्र में रहेगा ना उसी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, बिकॉज विधानसभा क्षेत्र जनरली छोटे होते हैं डिस्ट्रिक्ट से। दिस इज इनकरेक्ट, नॉट इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, इन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब इन द कॉन्स्टिट्यूंसी कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 है ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रायर अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज नेसेसरी फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ द पोस्टिंग ऑफ एन ऑफिसर, बिल्कुल सही है। जब इलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है तो उस समय आप किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफर करना चाहते हो तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रेश रिलीज ऑफ फंड्स अंडर द MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड व्हेन अ बाई इलेक्शन टू लोकसभा इज इन प्रोसेस, बिल्कुल गलत बात है भाई, बिकॉज अगर आप MP लेड स्कीम के अंदर पैसा चाहते हो तो आपको रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्शन और when by election is there, so this is incorrect, there is no restriction बोल रहा है, there are restrictions, okay, so correct हमसे पूछा गया है, correct हमारे पास क्या हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 12 है which among the following is a purpose not envisioned by the fundamental rights under the Indian constitution, fundamental rights क्या नहीं बोलता भाई, क्या it promotes political democracy, yes, political democracy प्रोवाइड करता है by providing right to equality and so on, प्रिवेंशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन रूल इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, यहाँ पे पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, यहाँ पे लोगों के पास भी पावर है, ये कहाँ से मिला, फंडामेंटल राइट से मिला, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोटेक्शन टू द फ्रीडम ऑफ पीपल, बिल्कुल सही है। एंड एन्यूमरेटिंग ड्यूटीज ऑफ द स्टेट, देखो ड्यूटी ऑफ द स्टेट जो है मतलब स्टेट का क्या काम करना क्या है वो कहाँ पे बताया गया है, पार्ट 4 में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताया गया है, नो, पार्ट 4 में कहाँ बताया गया, DPSPs के अंदर बताया गया है, यस, आंसर क्या हो जाएगा डी, एन्यूमरेटिंग द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इज नॉट एनवाइस्ड इन द फंडामेंटल राइट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू CDR दैट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, हमको बात करनी है CDR की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की। CDR ratio tells how much money banks have raised in the form of deposit has been deployed as loans. CDR हमको क्या बताता है, CDR हमको ये बताता है कि जितना पैसा बैंक ने लिया है लोगों से उसमें से कितना पैसा उसने लोन दिया है, क्योंकि बैंक कमाता कैसे है, पैसा लेके लोन दे के जो इंटरेस्ट और जो जमा करने वाले को देता है उसके बीच का डिफरेंस, दिस इज व्हाट द प्रॉफिट ऑफ द बैंक इज, ओके। सो ये क्या होता है CDR इज द कैश डिपॉजिट रेशियो और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वो इस रेट को बताता है कि कितना पैसा जो बैंक ने लिया है उसने कितना लोन दिया है, जितना ज़्यादा CDR होगा मतलब उतना लोन उसने दिया है। A low CDR ratio suggests relatively poor credit growth compared with deposit growth, indicating banks are not making full use of their resources, बिल्कुल सही है भाई, लो क्रेडिट रेशियो है, लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब बैंक जो है अपना पैसा जो जमा हो रहा है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे लोन देने में, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है हाई CDR रेशियो मींस स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर क्रेडिट विद रिलेटिवली स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, बिल्कुल सही है। एक CDR ज़्यादा है मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है भाई क्रेडिट का, मतलब लोग पैसा ज़्यादा चाह रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, लोन ज़्यादा चाह रहे हैं। रिलेटिवली स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ मतलब डिपॉजिट कम कर रहे हैं लोग लेकिन लोन बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट अ हाई CDR दैट इज हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। Credit is more and deposit is less. Credit means what people wanting the money and deposit means people giving the money. Giving the money is less and wanting the money is more. इसका मतलब क्या है, high CDR. So this is also correct. हमसे correct पूछा गया है भाई, correct है D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 14 है recently UPI 1 2 3 पे mechanism has been launched by which of the following to enable the
यूपीआई डिजिटल पेमेंट फॉर फीचर्ड फोन। फीचर्ड फोन मतलब जो डब्बा वाले फोन होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पाता यार, उनमें हमारे पास इंटरनेट, उनमें यूपीआई पेमेंट करने के लिए जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, यूपीआई 123 पे लॉन्च किया। यूपीआई 123 पे क्या करता है, ये ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन नहीं, बिना इंटरनेट के ये काम करता है। मतलब आपको एक नंबर डालना पड़ेगा, जैसे आपने फोन किया होगा किसी कंपनी को, बोलता है कि इस सुविधा के लिए 1 दबाएं, इस सुविधा के लिए 2 दबाएं, इस सुविधा के लिए 3 दबाएं। हाँ, इसी प्रकार से यूपीआई 123 पे ऑफलाइन मीडियम में हो जाता है, सॉरी ऑफ बिना ऑनलाइन के हो जाता है। लॉन्च किसने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है दी डिफरेंस, प्राइस के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है भाई, डिमांड कम होता है यार। दिस इज दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट रिफर्स टू अ मेजर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। बिल्कुल सही है, डिमांड में क्या चेंज हुआ, प्राइस के चेंज होने से। डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स इस प्राइस इलास्टिक, गलत बात है क्या भाई। सपोज समोसा एसेंशियल गुड है क्या, छोड़, सपोज मैंने एसेंशियल गुड बोला तो हमने एसेंशियल गुड का मतलब क्या समझ लिया भाई, एसेंशियल गुड का मतलब हमको ये समझना है, एसेंशियल गुड मतलब नमक हो गया ना। नमक 10 रुपये का 12 रुपये हो गया तो क्या लोग उसको खरीदना छोड़ देंगे, नमक को नहीं छोड़ेंगे। सो इट इज प्लस, जो प्राइस होता है ना इलास्टिक है, उसका डिमांड जो है वो इलास्टिक है, ठीक है ना। डिमांड इज इन इलास्टिक बिकॉज प्राइस के चेंज से डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, ओके। अगर वो भी चेंज होता है, व्हाट इज इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मींस चेंज, दोनों चेंज होना इज इलास्टिक, बट दिस इज इन इलास्टिक। द डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स इज प्राइस इन इलास्टिक बिकॉज यहाँ पे प्राइस चेंज होने के साथ डिमांड चेंज उतना नहीं होता। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क सिस्टम। हमको बात करनी है डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क सिस्टम की। IMPS जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS व्हाट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। UPI विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम सिंगल डे ट्रांसफर लिमिट अलाउड इन ईच ऑफ देम, ठीक है। UPI का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 1 लाख। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5 लाख। और RTGS का जो मैक्सिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 1 2 आंसर जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज द टर्म वर्ल्ड गार्डन अप्रोच इज इंड्यूस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो वर्ल्ड गार्डन अप्रोच किस लिए न्यूज में था भाई, मोनोपोलाइजेशन टेक्टिक ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज। बिल्कुल सही है, वर्ल्ड गार्डन अप्रोच मतलब आसपास इतने ज़्यादा दीवार बना दे रहे हैं कि गार्डन में कोई घुस ही नहीं पा रहा है। ये मोनोपोलाइजेशन टेक्निक है टेक्नोलॉजी कंपनीज का, लाइक गूगल। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्रॉपिंग पैटर्न और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करनी है तो मोनोक्रॉपिंग किसको बोलते हैं, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। बिल्कुल सही है, एक ही क्रॉप को उसी पीस ऑफ लैंड में, जैसे धान उगा रहा है धान उगा रहा है, अगले साल भी धान, अगले साल भी धान, इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, इट रेफर्स टू ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड विद अ डेफिनेट रो पैटर्न। बिल्कुल सही है, मतलब एक रूप में सपोज क्या करेगा, मक्का उगाएगा, ठीक है ना। दूसरी रो में सपोज वो क्या उगा रहा है, दूसरे रो में यहाँ पे गाजर उगा रहा है, फिर मक्का उगाएगा, फिर गाजर उगाएगा, फिर मक्का उगाएगा, फिर गाजर उगाएगा। इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने इंटरक्रॉपिंग। इसको क्या बोला हमने, इंटरक्रॉपिंग बोला। एक साइमल्टेनियसली एक ही साथ दोनों को क्रॉप को उगाया जा रहा है, एक के बाद एक रो पैटर्न में। रटून क्रॉपिंग, सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच नेक्स्ट क्रॉप इज सोन बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रोड्यूस ऑफ द अर्लियर क्रॉप, ठीक है। रटून क्रॉपिंग में क्या होता है, एक क्रॉप हार्वेस्ट हुआ नहीं है, दूसरा क्रॉप को इसके ऊपर उगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रटून क्रॉपिंग, ठीक है ना, बिफोर हार्वेस्ट। इनकरेक्टली मैच पूछा तो कोई भी इनकरेक्टली मैच नहीं है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इंडियाज 5 ईयर प्लान के बारे में बताना है, करेक्ट क्या है। ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 major national bank, not during the 5th 5 year plan, it is during the 4th 5 year plan के समय क्या किया, नेशनलाइज किया, ठीक है। सेकेंड है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन दी हारो डोबर मॉडल एंड एम्फेसाइज इंक्रीजिंग सेविंग। बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हारो डोबर मॉडल पे था एंड इट एम्फेसाइज ऑन इंक्रीजिंग सेविंग। थर्ड है, ड्यूरिंग द 9th 5 ईयर प्लान इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 1995 में, और 1992 से 1998 तक कौन सा 5 ईयर प्लान था,
दिस इज द 8th 5 ईयर प्लान, दिस इज द 8th 5 ईयर प्लान, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम टोटल ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज रेफर्स टू एज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही है। जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि कोई आदमी जो है ना, किसी आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, ठीक है, या फिर उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और वो दूसरे नौकरी की तलाश में है, तो उस समय बीच में जो बेरोजगारी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसका जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, सपोज एक आदमी को ट्रक चलाना आ रहा है, सॉरी एक आदमी को ऑटो चलाना आ रहा है, वो ट्रक नहीं चला पा रहा है, लेकिन उसके पास स्किल तो है, बट जो डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की वो ट्रक की है, तो वो नहीं चला पा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को सम कर देंगे तो बोलेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज करेक्ट। ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ओपन एम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन अ पर्सन वॉलंटरली और इनवॉलंटरली कीप्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ आउट ऑफ अ कंसिडरेशन फॉर सर्टेन जॉब्स। बिल्कुल सी है। सपोज कोई आदमी ने सपोज बीटेक किया है भाई, ठीक है, और बीटेक किया है, वो दुकान तो खोलना चाहेगा, ठीक है, दुकान खोल दिया बेरोजगारी में, लेकिन वो मनरेगा में काम से न करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मनरेगा में काम से न करना चाहेगा, तो सम पर्सन जो होता है कुछ एम्प्लॉयमेंट से अपने आप को दूर रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी सेट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रिमोट कंट्रोल में बच्चे को पता होगा, मैं तो बचपन से देखा हूँ भाई, वो रिमोट का बटन दबाते यहाँ पे लाल बत्ती जलता है, लेकिन आपको कैमरा से देखो तो आपको लाइन दिखेगी, क्योंकि आपको आंखों से दिखेगा इंफ्रारेड, लेकिन आप कैमरा से तो लाइन दिखेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफ्रारेड का ट्रांसफर हो रहा है। सो इंफ्रारेड इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी रिमोट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ गामा रे बर्स्ट। डिस्कवरी जो हुआ था गामा रे बर्स्ट का, जो कि न्यूज़ में था, विथ रेड शिफ्ट ऑफ 9.4, रेड शिफ्ट कितना 9.4 का था, रिपोर्टेड बाय एस्ट्रोनॉमर सम टाइम बैक इन द फील्ड ऑफ कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वो बहुत पहले बना है, जितना आज हम सोच रहे हैं उससे पहले बना है। ठीक है, इट सजेस्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट स्टार इन द यूनिवर्स ऑकर अर्लियर देन द प्रीवियसली थॉट। यूनिवर्स नहीं, स्टार जो पहला बना है, बिकॉज जो ये शिफ्ट है वो 9.4 बता रहा है यार। रिसेंटली चीफ फॉर अलायंस वाज इन न्यूज, व्हाट इज द इनिशिएटिव अबाउट। चीफ फॉर अलायंस किस लिए बनाया गया था, इट इज अ कोलिशन ऑफ कंट्रीज एम्ड एट एडवांसिंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। बिल्कुल सी, चीफ मतलब सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, अलायंस मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस को यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है। सो दिस इज करेक्ट। तो हमारे पास जो चीफ फॉर अलायंस था, इट इज अ कोलिशन ऑफ कंट्रीज, ये गठबंधन है, दूसरे कंट्रीज सब आपस में आए हैं, एंड एम्ड एट एडवांसिंग व्हाट, इट एम्ड एट एडवांसिंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। Question 24 है which one of the following agencies institute has recently launched the data empowerment and protection architecture। डाटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किसने लॉन्च किया भाई, डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर इज लॉन्च बाय द नीति आयोग। जो नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने क्या लॉन्च किया, उसने लॉन्च किया डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर लॉन्च किया। क्वेश्चन 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रोसेट। हमको बात करनी है एस्ट्रोसेट की, और ये एस्ट्रोसेट क्या है भाई, एस्ट्रोसेट है इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वेट, इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। एस्ट्रोसेट वाज लॉन्च बाय द इसरो इन 2015 टू स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही, इसने लॉन्च किया था एस्ट्रोसेट को। Astrosat has 5 scientific payloads on board which include instrument to study cosmic rays, X-rays, ultraviolet radiations। बिल्कुल सही है, 5 scientific payloads हैं, बिकॉज इसी से तो हम क्या कर पाएगा, सेलेस्टियल बॉडीज को वो ऑब्जर्व कर पाएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 है एस्ट्रोसेट हैज हेल्प इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर अ न्यू टाइप ऑफ स्टार क्लस्टर इन मिल्की वे गैलेक्सी। यस, बिल्कुल सही है, मिल्की वे गैलेक्सी में एक न्यू स्टार क्लस्टर को डिस्कवर करने में हेल्प किया एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। Astrosat is India's first satellite to launch during the using the geosynchronous satellite launch vehicle। नो, इसको एस्ट्रोसेट को PSLV से लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, नॉट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी थर्ड इज नॉट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। ओके, फोर्थ इज इनकरेक्ट है, हमारे पास 1 to 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा अपने पास बी। क्वेश्चन 26 है रिसेंटली इंडियन
scientists have successfully used CRISPR-Cas9 gene editing technology to develop a new strain of rice. The new strain of rice is resistant to which of the following pests? ठीक है, जो न्यू स्ट्रेन बनाया था राइस का वो किससे रेसिस्टेंट था? इट इज रेसिस्टेंट फ्रॉम द ब्राउन प्लांट हॉपर। जो टिड्डा है ना, टिड्डा कौन सा भूरा भूरा टिड्डा, उसके ये रेसिस्टेंट होता है। CRISPR-Cas9 का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। हमको बात करनी है लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की, LTTD की। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स केमिकल प्री ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर विच मेक्स इट अनसुटेबल फॉर द आइलैंड टेरिटरी। नो, यहाँ पे केमिकल प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो केमिकल डाले नहीं है पानी के अंदर, उसको क्या पी सकते हैं आइलैंड वाले? बिल्कुल पी सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर द आइलैंड टेरिटरी। दिस इज इनकरेक्ट, ये बोलता है उल्टा बोल रहा है। इट इज not chemical pretreatment is not required for this. The LTTD technology, what is LTTD technology? ठीक है, process works by evaporating कोल्ड डीप सर्फ सी वाटर। नो, ये इवापोरेट करता है वार्म सरफेस सी वाटर को। सरफेस हमेसा गर्म होगा ना भाई, गर्मी का डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है सरफेस, तो सरफेस का पानी गर्म होगा, उसको इवापोरेट करता है, ऊपर ले जाता है, इस प्रकार से ऊपर ले जाता है और उसको नीचे में जाके कंडेंस कर देता है। ठीक है, नीचे में क्या करता है, तो कंडेंस कर देता है। ठीक है ना, कंडेंस द वेपर विद दी कोल्ड बॉटम वाटर और कोल्ड सी वाटर। कोल्ड डीप सी वाटर से क्या करता है, कोल्ड डीप सी वाटर से क्या करता है, हमारे पास इसको कंडेंस कर देता है। ठीक है ना, कंडेंस इसने कर दिया इसको, तो अब ये क्या कर सकता है, इसको ये सूटेबल है किसके इस्तेमाल के लिए? जो अपने पास टेरिटरीज हैं, ठीक है, आइलैंड टेरिटरीज हैं, उनके सूटेबल है इस्तेमाल करने के लिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। विच ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद इजराइल। इनमें से कौन सा बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ? तो इजराइल के साथ क्या सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर करता है? नहीं करता। आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर कौन नहीं करता? सऊदी अरेबिया जो है इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्या लेबनान करता है? यस। सीरिया करता है? यस। इजिप्ट करता है? यस। जॉर्डन करता है? यस। ये चारों के चारों जो कंट्रीज हैं, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट एंड जॉर्डन, दे शेयर बॉर्डर विद इजराइल, बट जो सऊदी अरेबिया है डज नॉट शेयर बॉर्डर विद। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कौन सा गलत है कौन सही है, ये पता हो हमेशा जरूरी नहीं है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, क्या करेक्ट हमारे पास हो जाएगा B 1 2 3 4 शेयर बॉर्डर विद इजराइल। इजराइल वाला एरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको सब पता होना चाहिए उस एरिया के बारे में। मेडिटेरेनियन के बॉर्डर कौन कौन से हैं, इजराइल के बॉर्डर कौन कौन से हैं, सऊदी अरेबिया के बॉर्डर कौन कौन से हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ईस्टर्न घाट्स। हमको बात करनी है किसकी? ईस्टर्न घाट्स की। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है, हाईएस्ट पीक जो है वो आंध्र प्रदेश में। जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ दिए इसको, जिंदागाड़ा। ओके, इट इज द हाईएस्ट पीक दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। सेकंड हाईएस्ट भी आंध्र प्रदेश में ही है। एट द साउदर्न इन द ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द सेवरल स्मॉल रेंजेस। यस, बिल्कुल सही। जिसमें हमारे पास कौन कौन से, जिसमें आता है सुरुगलई, सुरुमलई, करंथर, करंथर मलाई, अनांगर, ये सब जो रेंजेस हैं वो कहाँ पे आते हैं? साउदर्न पार्ट में आते हैं। सो दिस इज करेक्ट। ईस्टर्न घाट एक्सटेंड थ्रू द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश सही है, तेलंगाना सही है, तमिलनाडु सही है, केरला में नहीं है भाई, कर्नाटक के कुछ पार्ट में बिल्कुल सही है। केरला में ईस्टर्न घाट्स के पार्ट नहीं है, याद रखना। सो इसी से आपको घुमाया था, छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको घुमा दी जाती है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है नॉर्थ स्ट्रीम इज अ सिस्टम ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन रनिंग अंडर द बाल्टिक सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द कंट्रीज गिवन इज नॉट शेयर बॉर्डर विद द बाल्टिक सी। बाल्टिक सी का बॉर्डर रशिया है, बिल्कुल स्वीडन है, बिल्कुल सी जर्मनी है, बिल्कुल सी इटली तो बहुत दूर है भाई, वो तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर आ रहा है। सो इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बाल्टिक सी। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द weather prediction of an oncoming zero status cloud could be expecting rain or snow in the coming 24 hour। बिल्कुल सी है। जो जीरो स्टेटस है वो क्या बात है? जीरो स्टेटस क्लाउड जो होते हैं वो रेन को लाते हैं। जीरो मतलब समझना कि ये हल्के हल्के होंगे, हल्के हल्के होंगे, है ना। निम्बस मतलब घने घने, स्टेटस मतलब लकी लकी जैसे होंगे ये। द वेदर फोरकास्ट ऑफ अ जीरो क्यूमुलस। तो सीरो मतलब क्या है? क्यूमुलस मतलब घने हुए रहेंगे, सीरो मतलब ये भी हल्के हल्के रहेंगे। स्टेटस मतलब लाइन के फॉर्म में, क्यूमुलस मतलब घने घने रहेंगे। ठीक है, सीरो मतलब ऊपर रहेंगे, ये ऊपर रहेंगे। घने घने बादल जब पास में आएंगे
तो ये हमको हरिकेन्स के बारे में बता रहे हैं भाई, हरिकेन पास में है, तो बिल्कुल सही है ये। देखो यार ज़्यादा समझना नहीं है, हर चीज़ को आप ज्योग्राफी में समझने बैठो, हिस्ट्री में समझने बैठो तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। तो हर चीज़ को कुछ चीज़ें याद भी करनी होती है, कुछ चीज़ें फैक्ट्स होते हैं। तो सीरो स्टेटस याद रखना, सीरो स्टेटस मतलब रेन, सीरो क्यूमुलस मतलब हरिकेन, और निम्बो स्टेटस मतलब स्नो या फिर रेन। खत्म। अगर क्वेश्चन आ गया सही कर देना, आगे बढ़ जाना। हर चीज़ को याद करोगे, दिमाग में तो जगह नहीं है समझने के लिए, जगह खत्म करो यार उसको। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हमारे पास क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद रेफरेंस टू मानसून इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक फिनोमिना। मानसून के बारे में क्लाइमेटिक फिनोमिना की बात करनी है हमसे। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द अबव आर लाइकली टू कॉज हैवी रेनफॉल इन द पेनिनसुलर इंडिया। हैवी रेनफॉल कौन कौन कराएगा यार यहाँ पे, सोमाली जेट। सोमाली जेट स्ट्रेंथ हो गया, मतलब हमारे पास जो मानसून के जो विंड्स हैं वो तेज हो जाएंगे। ओके बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारे पास पता है यहाँ पे सोमाली जेट जो होता है, सपोज ये हमारे पास ये मस्करिन हाई हो गया, मस्करिन हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे अपने पास लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ से हाई सोमाली जेट जो होगा इसको पुश करेगा, तेजी से जाएगा। नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द मानसून ट्रफ, देखो जो मानसून ट्रफ होता है, जो मानसून की जो ट्रफ है वो अगर नॉर्थवर्ड चला गया तो क्या बारिश होगी, नहीं होगी। जब मानसून ट्रफ साउथवर्ड मूव करता है ना, तब जाके बारिश होती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्रिवेलिंग लानिना कंडीशन, हमको बच्चे को ये पता है, नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए कि लानिना से बारिश ज़्यादा होती है। इस साल बारिश कम होगी, बिकॉज पिछले 2 साल से लानिना ईयर चल रहा था, बारिश ज़्यादा हुई थी, और ये साल ऐसा प्रिडिक्शन नहीं आया है। सो प्रिवेलिंग लानिना कंडीशन ऑल्सो लीड्स टू मोर रेनफॉल। नेगेटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, नो। द पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो क्या करता है, रेनफॉल बढ़ा देता है। पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल क्या करता है, रेनफॉल बढ़ा देता है, नेगेटिव फेस नहीं बढ़ाता। तो दिस इज इनकरेक्ट। एक्टिव फेस ऑफ मेडेन-जूलियन ऑसिलेशन, देखो हमने क्या किया, 1 3 सही है, 1 3 सही है, 1 3 सही है, 1 3 सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या गलत है यार, क्या फिफ्थ सही, फोर्थ सही है क्या, फोर्थ तो गलत है, तो आंसर जाएगा 1 3 5। तो एक्टिव फेस जो है मेडेन-जूलियन ऑसिलेशन का, वो भी क्या करता है, बारिश ज़्यादा कराता है इंडिया के अंदर। सो द एक्टिव फेस ऑफ मेडेन-जूलियन ऑसिलेशन है ना, जो लानिना कंडीशन है, द साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द मानसून ट्रफ, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सोमाली जेट, इससे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है। Question number 33 है, with reference to United Nations 2023 Water Conference. With reference to United Nations 2023 Water Conference, recently in the news considered the following statement. The conference is co-hosted by India and the Kingdom of Netherlands. No, ये जो है United Nations 2023 में जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो किसके बीच में हुआ था भाई, तजाकिस्तान और नेदरलैंड ने इसको होस्ट किया था। So this is incorrect. इट इज़ दी सेकेंड यूएन कॉन्फ्रेंस सोनली फोकस्ड ऑन वाटर, बिल्कुल सी है, जो ये सेकेंड यूएन कॉन्फ्रेंस है जो कि सिर्फ वाटर पे फोकस कर रहा है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेडिएटिव फोर्सिंग इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग यार, रेडिएटिव फोर्सिंग एक डिफरेंस है, डिफरेंस किसके बीच में है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रहे हैं और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जमीन से टकरा के जो जा रहे हैं, आने वाले और जाने से, आता तो ऐसे नहीं है, आता ऐसे है, आसा ऐसे है, शॉर्ट वेव रेडिएशन जाता ऐसे है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको हमने क्या बोला, रेडिएटिव फोर्सिंग बोला। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिसेंटली इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ साइट्स। ओके, साइट्स मतलब कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसके प्रोविजंस को ये क्या करने की बात करता है, इंप्लीमेंट करने की बात करता है क्या, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था वो बिल्कुल सही है। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई कंजर्वेशन रिजर्व्स, बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है क्या, ये नोटिफाई करे कंजर्वेशन रिजर्व को, बिल्कुल सही है। एंड फिशेस आर नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। देखो जल्दी, ये आपको थोड़ा आप क्वेश्चन बहुत सारा बनाऊंगा तो इससे खटके गई आपको, बिकॉज कैसे हो सकता है मछली को, देखो रिसेंट अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो मछलियां थी उनको भी, सारी मछलियां थी उनको भी क्या की, शेड्यूल 1 के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन दिया गया है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जनरली व्हेल शार्क है ना, गंगेटिक शार्क, पुडुचेरी शार्क। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट रहेगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद रेफरेंस टू पेंगोलिन्स, जो कि न्यूज़ में थे इसलिए हमसे पूछा गया है, कंसिडर ये बहुत ज़्यादा तेजी से खत्म होते जा रहे हैं इसलिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। Recently in the news, considered the following statement. Pangolins are scaly skinned reptiles. No, pangolins are mammals. Pangolins are what? Mammals. और mammals क्यों बोला? Because they have mammary glands. So this is incorrect. Incorrectly match पूछा है। Pangolin boost soil moisture, aeration and influence the succession of plant communities. बिल्कुल सही है, हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए तो हमारे पास ये कंसर्न का मैटर है कि ये खत्म होते जा रहा है, हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा।
ऑल पेंगुलिन स्पीसीज हैव बीन लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स। बिल्कुल सही है, जितने भी पेंगुलिन स्पीसीज अब किसमें है, अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। ऐसा नहीं बोला कि सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है विद रेफरेंस टू ब्लैक कार्बन, हमको बात करनी है ब्लैक कार्बन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लैक कार्बन डिपोजिशन इन स्नो रिड्यूस द एल्बिडो ऑफ द सरफेस। बिल्कुल सही, बिकॉज ब्लैक कार्बन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीजों को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एल्बिडो का मतलब है रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, बट यहाँ पे ब्लैक कार्बन है तो ये क्या करें, एब्जॉर्ब करें तो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज करेक्ट। द वार्मिंग इंपैक्ट ऑफ ब्लैक कार्बन इज लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड। गलत बात है भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बहुत ज्यादा वार्मिंग इंपैक्ट आता है ब्लैक कार्बन का। दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे देखो इसमें करेक्ट हमसे पूछा गया है, सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ब्लैक कार्बन कैन नॉट एंटर ब्लड स्ट्रीम। भाई ये बहुत छोटा होता है इसीलिए तो ये ब्लड स्ट्रीम एंटर करता है। दिस इज इनकरेक्ट। कटिंग ब्लैक कार्बन एमिशन वुड इमीडिएटली रिड्यूस द रेट ऑफ वार्मिंग। बिल्कुल सही है, बिकॉज ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा तेजी से हम कंट्रीब्यूट कर रहा है वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को। अगर हमने इसके एमिशन को कम कर दिया तो रेट ऑफ वार्मिंग बहुत कम हो जाएगा, तुरंत कम हो सकता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है समीर ऐप that is recently news is an app to log in and track the grievance of the consular service offered by the Indian embassy's foreign location. No. An omnibus mobile app developed to help farmers by providing relevant information to them quickly. No. इट इज़ एन ऐप टू शो एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिल्कुल सही, समीर ऐप क्या बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताता है फॉर सिटीज अराउंड द कंट्री। ठीक है ना, हमारे जैसे मैं आज मोबाइल डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, समीर ऐप डाउनलोड किया, तो मैं रायपुर का देखना चाहूँगा कि भाई रायपुर में अपने पास एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो वो हमको कौन बताएगा, समीर ऐप बताएगा यार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है विच द फॉलोइंग आर ऑयल स्पिल ट्रीटमेंट मेजर्स। ठीक है ना, ऑयल स्पिल जो ऑयल जो है लीक होता है उसका ट्रीटमेंट क्या है, मेजर है। बायो रिमीडिएशन, बिल्कुल सही है। यूजिंग dispersant, using sorbent, burning in situ, so using booms मतलब algal booms। करेक्ट हमसे पूछा है कैटेगरी। जनरली ऐसे क्वेश्चन सारे होते हैं, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा सारे मैक्सिमम चांसेस सारे करने के, बट थोड़ा दिमाग लगा कर देना यार, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की बात करनी है। रिसेंटली इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेचुरल गैस एंड बायोगैस कैन बी यूज एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। बिल्कुल सही है। Pure water and potentially useful heat are only byproduct of the fuel cell। बिल्कुल सही है, बाकी कचरा यहाँ पे नहीं निकलता। The efficiency is lower than that of the conventional engines। No, efficiency is not lower, efficiency is higher। So this is incorrect। हमसे कैट पूछा है भाई, कैट हो जाएगा 1 and 2। Question number 41 है with reference to permafrost recently seen in the news, consider the following statement। The permafrost comprises an important part of the cryosphere। क्रायोस्फीयर मतलब वो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि क्या है, जमा हुआ है। तो परमाफ्रॉस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है क्रायोस्फीयर का। परमाफ्रॉस्ट कैन नॉट बी फाउंड अंडर द सी। बिल्कुल गलत बात है भाई, दे कैन बी फाउंड अंडर द सी। सो दिस इज इनकरेक्ट। इरोजन में राइज एज अ परमाफ्रॉस्ट थॉस। बिल्कुल सही है, परमाफ्रॉस्ट जब पिघलते लगेंगे तो इरोजन बढ़ते जाएगा, बिकॉज पानी का लेवल बढ़ेगा। सो आंसर हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमको बात करनी है पार्टीशन ऑफ इंडिया की। द रेलवे वेर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय पीपल मूविंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। बिल्कुल से बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था किसका, रेलवेज का। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अरेंज 15 स्टीमर्स टू ब्रिंग रेफ्यूजीज फ्रॉम चिटागोंग, नारायणगंज, बारिसाल, चंदपुर टू कलकत्ता। बिल्कुल सही है। The direct action day of Muslim League was aimed at winning the demand for Pakistan। बिल्कुल सही है, जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो क्यों किया गया था, फॉर विनिंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, सी 1 2 3 तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है विद रेफरेंस टू निबंध माला पीरियोडिकल स्टार्टेड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर इन 1874, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो निबंध माला था उसके बारे में हमको बताना है। इट फोकसेस ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ द कंट्री, संस्कृत लिटरेचर एंड कंडीशन ऑफ मराठी। बिल्कुल सही है, तीनों पे फोकस करता था। द पीरियोडिकल प्रोजेक्टेड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंट्री, हिस्ट्री एंड ग्लोरियस पास्ट इन द नेशन बिल्डिंग। बिल्कुल सही है, ये हमारे देश की जो कंट्री की हिस्ट्री है उसको ग्लोरीफाई करता था, उसके सिग्निफिकेंस को बताता था, और नेशन बिल्डिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताता था। The periodical played an significant role in shaping बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण अंगारकर। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट होगा 3। क्वेश्चन नंबर 44 है विद रेफरेंस टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया
सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब है सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको पब्लिश किसने किया था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसको लिखा था, ठीक है ना। इसको पब्लिश किसने किया नहीं पूछा, रिटर्न किसने लिखा था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा था सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 है विद रेफरेंस टू इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट, विद रेफरेंस टू व्हाट? विद रेफरेंस टू इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन 1934 बाय एनजी रंगा इन महाराष्ट्र। ये बिल्कुल सही, इसको एनजी रंगा ने बनाया था, बट इसको रंगा ने महाराष्ट्र में नहीं आंध्र प्रदेश में बनाया था। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा ए, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हमको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करनी है, इनकरेक्ट हमको बताना है। इन तारकेश्वर वेस्ट बंगाल अ सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महावीर दाल अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द पावर बाय करप्ट महान, बिल्कुल सही है। परमहंसा मंडली फाउंडेड इन पुणे अपोज द कास्ट सिस्टम, बिल्कुल सही है। परमहंसा मंडली क्या करती है? कास्ट सिस्टम को अपोज करती है। द प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनल वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म, बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। देखो सत्य शोधक समाज को ऑर्गेनाइज किसने किया था भाई? ज्योतिबा फुले ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। जल्दी में ऐसे पूरा सही पढ़ जाते हैं, यस अब फिर लगेगा गलत क्या है, तो इसी से गलती होती है। सिर्फ जल्दी नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना है और हमको सही पढ़ना है, ठीक है। दिस इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग इज इनकरेक्ट। During the Swadeshi movement, a flag of India was hosted for the first time in the Parsi Bhagan Square in Calcutta, बिल्कुल सही है। The Berlin Committee flag was raised by Madame Bikaji Kama in Paris in 1907, ये भी सही है। Flag hosted in Home Rule League signifies independence for Indian free of British hegemony, no। जो होम रूल लीग है उसका मकसद क्या था? हमारी रूल हम खुद करें, है ना, अंडर ब्रिटिश हेजीमोनी, है ना, ब्रिटिश के अंदर ही हमारा इंडिपेंडेंट रूल हो, है ना, ऐसा हमने बोला कि ऐसा नहीं बोला फ्री ऑफ ब्रिटिश हेजीमोनी, ऐसा नहीं था। वी वांट ऑटोनोमस रूल अंडर द ब्रिटिश हेजीमोनी, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के रेफरेंस में बात करनी है। हिनायाना बुद्धिज्म बिलीव इन सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निब्बाना, बिल्कुल सी है। हिनायाना बुद्धिज्म बोलता है कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निर्वाणा या फिर मोक्षा पाना है तो। बोधिसत्वास आर दोज हु हैव अचीव्ड निब्बाना, नो। बोधिसत्वास आर नॉट दोज हु हैव अचीव्ड निब्बाना, ठीक है। बोधिसत्वास ने निब्बाना मतलब निर्वाणा अचीव नहीं किया है, बस इनके पास एक नॉलेज एक लेवल है जिससे दूसरे को मदद कर सकते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। महायाना बुद्धिज्म वर्शिप बोथ बुद्धा एंड बोधिसत्वास, बिल्कुल सी है। बुद्धा और बोधिसत्व दोनों को वर्शिप करते हैं महायाना बुद्धिज्म। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। Now question number 49 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आशा, दैट इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की बात करनी है, आशा की बात करनी है। आशा आर प्राइमरली मैरिड विडोड और डिवोर्स्ड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 25 to 45 ईयर फ्रॉम विद इन द विलेज, बिल्कुल सही है। विद इन द विलेज होते हैं, है ना, ये आशा एक्रेडिटेड सोशल वर्कर्स, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। दे रिसीव परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव, बिल्कुल सही है, फॉर प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, हाउस होल्ड टॉयलेट अमॉन्ग अदर्स। दे एक्ट एज अ ब्रिज, एक बांध जैसे काम कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी विद फैसिलिटीज सच एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। दे वर टास्क्ड विद स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन लाइक मलेरिया ड्यूरिंग दिस सीजन, बिल्कुल सही है कि बस मलेरिया किट दिया था इनको, तो करेक्ट हमसे पूछा है, डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CPGRAMS, CP ग्राम्स की बात करनी है। That is centralized public grievance redressal and monitoring system. It is an online platform available to the citizen to lodge their grievance to the public authorities on any subject related to service delivery, बिल्कुल सही है। It is a single portal connected to all ministries of the government of India and states, ये भी सही है। It provide an appeal facility to citizens if they are not satisfied with its resolution, बिल्कुल सही है। ये अपील फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्या? हाँ, ये अपील फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा डी। तो ये हो गया पार्ट 1। इसके बाद हम 51 से 100 क्वेश्चन है पार्ट 2 में।